हम करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भाषा की मूल इकाई है अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। तो इसका उत्तर फटाफट उत्तर देते जाएंगे, मैं इसको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो, जब भी ये पूछे कि भाषा की मूल इकाई, इस तरह से प्रश्न बनाए या प्रश्न बनाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऐसे बोले आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अब इसमें मैंने आपको पहले से बता रखा है कि एग्जामिनर यहाँ पर बहुत बढ़िया गेम खेल सकता है। जैसे यहाँ पर उसने खेल रखा है ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। आपको लगेगा कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होता है, यहाँ पर ध्वनि इसने क्यों लिखी है? तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि को ही वर्ण और वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है। यहाँ पर ध्वनि जो है ये भाषा की इकाई का मौखिक रूप है। कैसे मौखिक रूप? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये जो मैंने बोला ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये इसका मौखिक रूप है। जबकि अगर मैं इसी को लिख दूंगा तो यही वर्ण कहलाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई का मौखिक रूप ध्वनि और लिखित रूप क्या होता है? लिखित रूप आपका वर्ण हो जाता है। यहाँ पर अगर आप अक्षर लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारी जगह ये बताया जाता है कि अक्षर और वर्ण बराबर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो एक क्रम पूरा का पूरा मैं बताने का प्रयास करूं। सबसे पहले तो वर्ण होता है, वर्ण से बड़ी इकाई होती है अक्षर। ये ध्यान रखें आप। इसको शब्दांश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको शब्दांश भी कहा जाता है। इसके बाद आपका शब्द आ जाता है। शब्द के बाद मोटा मोटा आपका क्या आ जाता है? मोटा मोटा अगर आप लेने का प्रयास करें, ज्यादा हम कुछ ना करें तो यहाँ पर वाक्य, यानी वर्ण है, वर्ण वर्ण से मिलकर अक्षर, अक्षर से मिलकर शब्द, शब्द से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। ये पूरी कहानी। तो यहाँ पर अक्षर उत्तर नहीं लगाना है, ध्वनि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संकेत उत्तर नहीं लगाएंगे यहाँ पर, और वर्णमाला तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और भी पूछ सकता है कि भाई वर्णमाला क्या है? तो पेपर में आपको सीधे सीधे बता देना है कि वर्णों का, किसका? वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है, यानी कि एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिक जो ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो है उसको क्या कहा जाता है? आपका वर्णमाला कहा जाता है। या क्रमबद्ध के स्थान पर वो यहाँ पर व्यवस्थित समूह भी लिख देता है। क्या लिख देता है? व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित या सुव्यवस्थित समूह भी लिख देता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला हिंदी वर्णमाला में, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11, 10, 9 या 13। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पोल लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप लगवाना चाहो तो लगवाओ, बताओ आप लगवाएं क्या? आप डायरेक्ट उत्तर देते रहो, इसमें मेरे को भी आपके कमेंट दिखते रहेंगे। पोल लगाने से क्या रहेगा तो मुझे भी आपके कमेंट्स दिखते रहेंगे। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्वरों की संख्या, तो आपको पता है कि स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या तो आपकी 11 है। कितनी है? 11 है। परंतु पिछले वाला जो एग्जाम हुआ है 60-244 वाली परीक्षा हुई है, उसमें एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन डाल दिया था। यहाँ पर वो क्वेश्चन उन्होंने बनाया था कि हिंदी वर्णमाला में एक ये जोड़ा स्वरों की कुल संख्या, क्या जोड़ दिया उन्होंने यहाँ पर? स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या। अब वास्तविकता में देखा जाए तो उत्तर इसका भी यही होना चाहिए, 11 ही होना चाहिए, परंतु उन्होंने इसका उत्तर क्या मान लिया? 13 मान लिया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो क्या फाइनल बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको पहले भी आपको बताया था, अभी जब हमने गुरु मंत्र की थी, तो अगर पेपर में पूछे कि हिंदी में स्वरों की संख्या या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो आपको उत्तर देना है 11। पर अगर वो पूछ ले कि स्वरों की कुल संख्या या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, तब कुल संख्या में आप उसको 13 बता देना। अगर उसमें इसको ठीक नहीं समझे फिर हम उसको अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 11 उत्तर को सटीक होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ यहाँ पर आपको, जब संख्या के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर पेपर में आ जाए कि वर्णों की कुल संख्या, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई वर्णों की संख्या है ना, वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, तो पहले होता था 52। पहले कितना होता था? पहले होता था 52। अब आपको बनाना है क्या? आपको बनाना है 52 + 1। 52 + 1 मींस 53। यहाँ पर एक कौन सा जुड़ा है? तो एक विशिष्ट व्यंजन जिसका नाम है जो है अड़, इसको क्या कहा जाता है? विशिष्ट व्यंजन कहा जाता है। तो इसको आपको यहाँ पर जोड़ते हुए चलना है और मान करके चलना है। विशिष्ट व्यंजन मान करके आपको चलना है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखने का प्रयास करोगे तो मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखें, स्वर कितने हैं? स्वर हैं आपके 11। उसके बाद आपके अगर पेपर में पूछे कि भाई स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन आपको बता देने कितने? 25 हैं। उसके बाद आपसे अंतस्थ पूछे कि भाई अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, मैं व्यंजन नहीं लिख रहा हूँ, अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं, 11 लव। उसके बाद ऊष्म कितने हैं? तो ऊष्म फिर से आपको 4 बता देने हैं। कौन से? श, स और ह। ठीक है, ये आपको बता देने हैं। उसके बाद आपसे अगर पेपर में वहां पूछे या पूछने का प्रयास करे कि भाई द्विगुण व्यंजन कितने हैं? कितने? द्विगुण कितने हैं? तो द्विगुण आपको 2 बता देंगे। कौन से? अड़ और अड़। साथ में अगर वो आपसे पूछे कि भाई साहब संयुक्त व्यंजन, कौन से? संयुक्त कितने हैं? तो संयुक्त आपसे 4 बताने। कौन से? क्ष, त्र, ज्य और आपका क्ष। ये आप देखो, ये है आपका क्ष है, उसके बाद त्र है, उसके बाद ज्य है और उसके बाद श है आपका। उसके बाद आपके अयोगवाह पूछे कि भाई साहब अयोगवाह कितने हैं? तो अयोगवाह अंग और अ, इनको करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे। और साथ में अगर आपसे पूछने का प्रयास करें कि विशिष्ट व्यंजन कितने हैं, तो विशिष्ट व्यंजन तो हमारा एक ही है जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने माना है, ये है एक। अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपको कुल संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? कुल संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी आपकी 53। साथ में मैं एक पॉइंट और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखें। इन तीन को, इनको 25, 4, 29, 4, 33, इनको मूल व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको मूल व्यंजन बोला जाता है। तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं 33। पेपर में आए तुरंत बोलना है 33 होते हैं आपके मूल व्यंजन। और अगर आपसे यहीं पर मैं यहाँ पर बड़ा सुंदर सा घेरा बना देता हूँ, यहाँ पर अगर वो पूछे आपसे कि भाई साहब कुल व्यंजन कितने हैं, क्या पूछे? अगर वो आपसे यहाँ पर कुल व्यंजन पूछने का प्रयास करे, कुल व्यंजन पूछने का प्रयास करे, तो कुल व्यंजन आपको बता देने हैं 40। कितने बताने हैं? कुल व्यंजन आपको बता देने हैं 40। जब तक ये अड़ नहीं जुड़ा था तो 39 थे, जब ये अड़ जुड़ गया तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो गई है? 40 आपकी। तो देखो एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे को डिस्कस कर लिया है, तो जहाँ पर जितनी नीड होगी वहाँ पर हम चीजों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर रहित व्यंजन में जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है, द्वित्व कहलाता है, तालव्य कहलाता है या स्वर तंत्रीय कहलाता है? इसका जवाब देने का प्रयास करें। तो मैंने आपको कई बार बताया है, मैंने आपको कई बार समझाया है कि यहाँ पर स्वर रहित व्यंजन का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था स्वर रहित व्यंजन का मतलब होता है आधा। आधे को लिखते हैं स्वर रहित व्यंजन को, आधा लिखते हैं। उसके बाद आपका स्वर सहित व्यंजन को क्या लिखा जाता है? हम लिखते हैं पूरा। तो हमने क्या चीज लिखी थी? जहां पर पहला तो हो आधा और आपका दूसरा हो पूरा। क्या चीज हो? दूसरा हो पूरा। वहां पर जो हमारा वर्ण बनकर के तैयार होता है या जो व्यंजन हमारा बनकर के तैयार होता है वो कौन सा होता है? वो आपका संयुक्त अक्षर होता है। जैसे आप इसी को देखने का प्रयास करो,